हम लोग पढ़ रहे हैं 22 मस्ट नो रूल्स। किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन के लिए, ताकि हम उनका करेक्ट यूसेज एक सेंटेंस में कर पाएं। कुछ रूल हमने प्रीवियस वीडियो जो कि इसका पार्ट 1 था उसमें डिस्कस कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। रिमेनिंग जो पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो 9 पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में जो रूल्स थे वो पढ़ लिए थे। अगर आपने अभी तक वीडियो चेक नहीं किया वो वाला तो एक बार देख लीजिए। तो अभी हम रूल नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जो नन है। नन जो है वो आप सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों सेंस में एज पर द रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। मोस्टली इट इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, बट दैट डजंट मीन कि वो सिंगुलर में अगर यूज कर लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो दो, जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वली करेक्ट होगा अगर आप सिंगुलर सेंस में यूज करेंगे, बट वो गलत नहीं होगा। और प्लूरल में वो ज्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, है ना। कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि डिड यू बाय एनी फ्रूट्स, ठीक है। एनी मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग इन प्लूरल सेंस में कि क्या तुमने कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं। देयर आर नन इन द शॉप। तो प्लूरल में कि शॉप में कोई भी फ्रूट्स नहीं है, प्लूरल में, है ना। आर यू गेटिंग मी अ चॉकलेट, सिंगुलर सेंस में यूज करना है, तो क्या तुम मेरे लिए एक चॉकलेट ला रहे हो। देर इज नन इन द फ्रिज, फ्रिज में एक भी नहीं है, तो सिंगुलर सेंस में। तो आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज कर सकते हैं, बट प्लूरल इज मोर कॉमनली यूज्ड। जैसे कि नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर इन यूज करेंटली, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आजकल यूज नहीं किए जा रहे हैं। नन ऑफ द मेडिसिन आर वर्किंग, कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। क्लियर? हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको समझ आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। तो नाउ विल टॉक अबाउट रूल नंबर 11। एनीवन जो है, एनीवन को आप कब यूज करेंगे? व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मोर देन टू। जब दो के बारे में है तो आप आइदर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में तो आप करेंगे एनीवन का इस्तेमाल, यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेटर देन एनीवन, नॉट हम एनीवन ऑफ द 4 ऑफर्स। जब हम 4 ऑफर्स की बात कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे 2 से ज्यादा हैं। अगर हम 2 ऑफर्स की बात कर रहे होते तो हम क्या बोलते? इट इज बेटर देन आइदर ऑफ द 2 ऑफर्स। क्लियर? तो एनीवन आएगा अगर हम 2 से ज्यादा लोगों या फिर चीजों के बारे में बात करें कि ये चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन है, ठीक है, ऑफर है। रूल नंबर 12, आइदर ने ईच, आइदर, नाइदर। ये जो ईच, आइदर, नाइदर है, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और जब हम इनको यूज करेंगे एक सेंटेंस में तो व्हाट आर दे डूइंग? जैसे कि बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ों का या फिर लोगों का ग्रुप है मान लीजिए, तो ये क्या कर रहे हैं? जब आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो दे आर पॉइंटिंग एट वन थिंग या फिर वन पर्सन एट अ टाइम। भले ही ग्रुप के बारे में बात हो रही है, लेकिन उस ग्रुप में से भी एक व्यक्ति या फिर एक चीज एट अ टाइम के बारे में बात होगी। तो क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एक व्यक्ति या एक चीज के ऊपर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। पॉइंट क्लियर? आइदर क्या? जब हम 2 लोगों के बारे में बात करें तो दोनों में से कोई एक, तो बात होगी एक व्यक्ति एक चीज एट अ टाइम, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द मेन हु वॉज इन्वाइटेड। यहाँ पे मेन क्या है? अगर ये मैन होता तो ये सिंगुलर होता, बट इट इज प्लूरल। तो ईच के जब हम यूज करेंगे तो इसमें जो वर्ब है वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ओके, ईच ऑफ द मेन हु वॉज इन्वाइटेड, तो हर एक आदमी जो इन्वाइटेड था। नाइदर ऑफ यू इज अलाउड, तुम दोनों में से कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। आइदर ऑफ द बुक इज गुड, दोनों में से कोई भी बुक अलाउड, दोनों में से कोई भी बुक आप पढ़ लो, दे आर इट इज गुड टू रीड, ठीक है। तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा कब? जब हम ईच
नाइदर और आइदर को यूज करेंगे बिकॉज दे आर कॉलिंग फॉर अटेंशन, दे आर गिविंग अटेंशन टू वन थिंग या फिर वन पर्सन एट अ टाइम। रूल नंबर 13, जब हम हु का या फिर whom का यूज करेंगे तो ध्यान से यूज करना है, करेक्टली यूज करना है। ये वाला थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान से सुनो बिकॉज इसमें थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल का कंसेप्ट इसमें आ जाएगा, तो ध्यान से सुनना। हु कौन सा फॉर्म है? हु नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म है, whom है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम एक सेंटेंस में यूज कर रहे होंगे शी इज नेहा, हु इज बेस्ट या फिर whom इज द बेस्ट राइटर इन टाउन, तो कौन सा सही रहेगा? जब हम बात करेंगे नॉमिनेटिव की तो शी इज नेहा, शी इज नेहा, शी इज द बेस्ट राइटर इन टाउन, राइट। तो जब हम सब्जेक्ट को हम रेफर करें तो वी प्रिफर, मेरा जो वर्ड है वो ध्यान से सुनो, वी प्रिफर, राइट, प्रिफर टू यूज जो हमारा नॉमिनेटिव फॉर्म है उसको यूज करेंगे। तो ये बेस्ट राइटर है टाउन में। आई वॉज द स्कॉलर हु दे आर सर्चिंग, मैं वो स्कॉलर था, या फिर आप बोल सकते आई एम द स्कॉलर हु दे आर सर्चिंग। तो यहाँ पे हु का हम प्रिफर, वी विल प्रिफर यूजिंग हु। देर आर सम या फिर मैनी हु बिलीव आई एम स्पीकिंग ट्रुथ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगेन यहाँ पे हु को वी विल प्रेफर यूजिंग। मैं जो बोल रही हूँ ना प्रेफर क्यों बोल रही हूँ आपको अभी पता चल जाएगा, तो जस्ट होल्ड ऑन। हु डू यू थिंक यू आर, तुमको क्या लगता है तुम कौन हो, ठीक है। तो अगेन हु, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वी विल प्रेफर यूजिंग हु इन नॉमिनेटिव फॉर्म जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट को के बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, तो whom do you wish to meet, तुम किसको मिलना चाहते हो, या फिर द स्टूडेंट whom you are searching is gone already, तो जिस स्टूडेंट को तुम सर्च कर रहे हो he is already gone। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं आप whom इसमें यूज कर सकते हो, लेकिन there is a twist, hold on। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो whom है ना, वो हम मोस्टली यूज करेंगे फॉर्मल इंग्लिश में। जब आप एक बहुत ही फॉर्मल लेटर, फॉर्मल एसे या फिर कोई भी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में बात भी कर रहे हैं, रिमेंबर दैट इवन व्हेन यू टॉकिंग फॉर्मली, तो हम जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे होंगे, तो किसका यूज करेंगे? whom का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नाउअडेज बहुत कॉमन हो गया है कि हम whom के बजाय हम स्पोकन इंग्लिश में या फिर कैजुअल इंग्लिश में who का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो लास्ट के दो सेंटेंसेस थे उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, who do you wish to meet, ठीक है। whom के बजाय हम who का यूज कर सकते हैं when, जब हम स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर कैजुअली हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। दिस इज द स्टूडेंट हु यू आर सपोर्टिंग, ये वो स्टूडेंट है जिसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हु भी आ सकता है व्हेन यू टॉकिंग इन कैजुअल स्पोकन इंग्लिश। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है वो whom को तभी रिप्लेस करेगा जब हम डिफाइनिंग, जब whom क्या है ओनली रिप्लेसेस whom ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस। डिफाइनिंग क्लॉजेस का मतलब क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी जो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्लॉज है, उसके बाद में आप यहाँ पे हु तभी लिखोगे जब ये वाला जो क्लॉज है वो फर्स्ट वाले को डिफाइन कर रहा है, उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? आप whom के बजाय वहाँ पे who एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जब ही यूज कर सकते हो व्हेन वी आर रेफरिंग इट इन क्लॉज, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन, ऑल्सो इट टेल्स मी दैट आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको जो समझाने की कोशिश करी, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। कमेंट भी करो सो दैट आई नो दैट यस यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए इसी बात पे, ठीक है। व्हेन, रूल नंबर 14, जब जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो होगा
वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा। और ध्यान से सुनना कि जब हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, सी हमारा वर्ब है एक, ओके, उसका जो सब्जेक्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब उससे पहले एक नाउन या प्रोनाउन होगा, है ना, जो उसका क्या होगा, एंटीसीडेंट। ये आपको जो ऑर्डर है वो ध्यान में रखो कि पहले एक एंटीसीडेंट होगा, उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो कि सब्जेक्ट होगा इस वर्ब का। ओके, नाउ ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो वर्ब है इसका नंबर एंड पर्सन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका नंबर और पर्सन डिपेंड करेगा इस एंटीसीडेंट के ऊपर, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना ही है कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे होगा उसके ऊपर हमारे वर्ब का नंबर और पर्सन डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स दैट हैव या फिर हैज टू बी विजिटेड। कौन सा सही रहेगा इसमें बताओ। तो ये जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनमें से ये वाला जो मॉन्यूमेंट है ये सबसे ब्यूटीफुल है और इसको हमको विजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स क्या है, हमारा रिलेटिव जो एंटीसीडेंट है हमारा किसका, दैट का, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आया वर्ब। अभी हमारा वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंटीसीडेंट के ऊपर। एंटीसीडेंट क्या है, हमारा प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, हैव इज करेक्ट, हैज यहाँ पे नहीं आएगा। सो दैट हैव टू बी विजिटेड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट दैट हैव सोल्ड द कंट्री, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं उनमें से एक जो प्रेसिडेंट है उसने कंट्री को बेच दिया। तो प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है। अगेन यहाँ पे दैट हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, हैव आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है हमारा एंटीसीडेंट का, तो वर्ब भी यहाँ पे हैव आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रही हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना और इसमें थोड़ा सा आपको ट्विस्ट है। सो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज क्रिएशंस, है ना। तो दिस इज, ये क्या है, ओनली वन ऑफ हिज क्रिएशंस दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। यहाँ पे क्रिएशंस हमारा एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट है दिस इज द वन। हम इस अकेली क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द ओनली क्रिएशन, ओनली वन, इस अकेली क्रिएशन को डिस्प्ले किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इज ना कि आर, राइट। लेट अस सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 50। एक डेफिनेट वर्ड एज ए एंटीसीडेंट होगा विच का, जो रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस है, उसमें हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच है, उसके पहले जो हमारा जो एंटीसीडेंट होगा अगर वो एक वन वर्ड का डेफिनेट है ना, या फिर मान लीजिए कोई तो भी एडजेक्टिव के साथ अगर एक नाउन है तो भी चलेगा। तो अगर एक डेफिनेट वहां पे आपको दिख रहा है कि हाँ ये वाला हमारा वर्ड जो है एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ठीक है, वो तो बहुत आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन व्हाट हैपन्स अगर हमारा यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट, बहुत सारे वर्ड्स है, एक मान लीजिए क्लॉज ही है, यहाँ पे क्लॉज है और उसके बाद अगर हम विच लगाएं एंड देन वी कंटिन्यू विद द सेंटेंस, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इट इज बेटर कि जिस वक्त हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हो तो विच के बजाय हम दूसरा फॉर्मेट अपनाएं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। कैसे, लेट अस सी द एग्जांपल। आई गॉट अप लेट विच डिडंट लेफ्ट विद एक्स्ट्रा टाइम। तो यहाँ पे आई गॉट अप लेट, ये पूरा जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये इसको रेफर कर रहा है, तो ये तो हमारा एक डेफिनेट वर्ड है ही नहीं, तो इट इज डिफिकल्ट इट टू अंडरस्टैंड एंड कंफ्यूजन क्रिएट होना पॉसिबल है। तो मैं लेट उठी, ये पूरा एंटीसीडेंट है, तो विच डिडंट लेफ्ट मी, मेरा लेट उठना जो था वो कारण था कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचा। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, देयर इज अनदर वे। हम क्या बोलेंगे, आई गॉट अप लेट एंड दैट, मतलब ये सारा वजह था, ये इस वजह से दैट डिड नॉट लेफ्ट मी
विद एक्स्ट्रा टाइम। ये पूरा मेरा लेट उठना जो था उसने मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं छोड़ा। तो विच के बजाय हम क्या बोल देंगे, एंड दैट बोल देंगे। अनदर एग्जाम्पल, शी फॉरगॉट हर पर्स। ये पूरा एंटीसीडेंट है, शी फॉरगॉट हर पर्स, तो विच के बजाय हम क्या यूज कर लेंगे, हम यूज करेंगे दैट। ये सारा कि वो पर्स भूल गई, उसको ह्यूमिलिएशन हुआ, दैट कॉज्ड हर ह्यूमिलिएशन बिकॉज वो जो पर्स भूल गई है उसकी वजह से। ही स्लिप्ड सडनली, वो सडनली स्लिप हो गया, एंड दैट रिजल्टेड इन फ्रैक्चर ऑफ हिज लेग। तो उसका फिसल जाना, सडनली फिसल जाना कॉज था उसके फ्रैक्चर का। तो हम इस तरीके, इस ऐसी जगह पे विच को ना ही यूज करें तो अच्छा रहेगा। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, आप इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखो, देन इसी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी थोड़ा बात करने वाले हैं। नाउ रूल नंबर 16, जैसे कि हमने प्रीवियस रूल में देखा कि हम जो विच है उसको हम नहीं यूज करते हैं। जैसे विच बोला कि विच के बजाय हम एंड दैट एंड दिस यूज कर ले रहे थे, है ना, सेंटेंस डिफरेंट फॉर्म में बनाने के लिए। अभी आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जब हमने एंड दैट ही लिखना था, एंड दैट दिस ही लिखना था, तो हमने एंड विच क्यों नहीं लिख लिया, राइट? आया ना क्वेश्चन? नहीं आया तो आना चाहिए। क्यों नहीं आता है? आप थोड़ा सोचो कि जब भी आप कुछ चीज पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान से, अगर आपको कुछ क्वेरी आ रहा है तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट पॉसिबल वे कि मैं आपको बहुत ही हर चीज़ बहुत ही क्लियरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। एंड इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट, एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है। बस आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा रेगुलर, और जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द थार अकेडमी। आपकी वोकैबलरी, आपका राइटिंग स्किल्स, आपकी स्पोकन इंग्लिश, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैबुलस। बहुत ही अच्छे लेवल की इंग्लिश आप यहाँ से सीख लेंगे, और बहुत इजीली। एंड दूसरा पॉइंट है ना, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आपको करेक्ट जो इंग्लिश है वो सीखने को मिलेगी। तो बेटर है कि आप एक ही बार में क्वालिटी इंग्लिश सीखें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी इंग्लिश सीखते चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले गलत सीख लेंगे, फिर उसको अनलर्न करने में टाइम लग जाता है, फिर उसको वापस से करेक्ट करो, तो वो क्यों करना है। तो वी आर गोइंग टू लर्न ईजिली, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बट करेक्ट सीखेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि हमने एंड विच के पहले ही क्यों नहीं लगा लिया, तो रीजन ये है कि विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ वो एक कंजंक्शन का भी पर्पस सॉल्व करता है। तो इसीलिए विच के साथ में हम नॉर्मली क्या कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, इट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कब हम एंड विच या बट विच लगा सकते हैं। आई टेल यू, जब हम ज्वाइन कर रहे होंगे दो रिलेटिव क्लॉजेस को हम ज्वाइन कर रहे होंगे, तो एंड विच या फिर बट विच आएगा जब हम दो रिलेटिव क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे। दोनों रिलेटिव क्लॉजेस जो है वो एक एंटीसीडेंट को रेफर कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से बताऊंगी तो आपको क्लियर होएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ वुडन टेबल, राइट, उसके पास एक वुडन टेबल है, विच इज एंटीक, जो कि बहुत पुराना है, एंड विच हैज बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर। अब ये एंड विच क्यों आया, ध्यान से देखो, उसके पास एक वुडन टेबल है, विच इज एंटीक, तो ये किसको रेफर कर रहा है, विच इज एंटीक हमारा एक रिलेटिव क्लॉज हो गया, राइट। तो ये रेफर कर रहा है वुडन टेबल को, राइट, हमारा एक रिलेटिव क्लॉज है। विच हैज बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर, अगेन ये जो विच है हमारा जो विच हैज बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर, जो उसके ग्रैंडफादर के द्वारा खरीदा गया था, ये अगेन हमारा सेकेंड रिलेटिव क्लॉज है। तो दो रिलेटिव क्लॉज हो गए, लेकिन दोनों के दोनों जो रिलेटिव क्लॉज हैं, देखो ये हो गया एक रिलेटिव क्लॉज, ये हो गया दूसरा रिलेटिव क्लॉज, जो कि दोनों के दोनों रेफर कर रहे हैं वुडन टेबल को, जो कि हमारा एंटीसीडेंट है। तो दो रिलेटिव क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का बट का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें ये जो हमारा एंड विच या बट विच साथ में यूज किया जा सकता है। दैट इज द ओनली टाइम जब हम विच से पहले एंड या बट को अलाउ करेंगे। क्लियर?
ही हैज़ अ वुडन टेबल एंड विच हैज़ बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे कि उसके पास एक वुडन टेबल है एंड विच हैज़ बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर, तो ये हो जाएगा हॉरिबली रॉन्ग। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि एंड विच जो है वो हम कब यूज करेंगे, ओनली व्हेन। एंड विच बट विच सिर्फ जब करेंगे जब हम दो रिलेटिव क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होंगे। अदरवाइज दिस काइंड ऑफ कंजंक्शन और विच का जो कॉम्बिनेशन है वो गलत होगा, राइट? आपको सिर्फ क्या यूज करना है? आपको करना है ही हैज अ वुडन टेबल विच हैज बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर। एंड की जरूरत ही कहाँ पे पड़ी? हमको जरूरत ही नहीं है, तो एंड को यूज ही नहीं करना है। दे ऑफर्ड मी टू ड्रॉप होम बट विच आई रिफ्यूज्ड। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया ड्रॉप होम, घर छोड़ देने के लिए, बट विच आई रिफ्यूज्ड। तो अगेन यहाँ पे बट विच वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं यूज करना है। इनफैक्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 15 में बताया है, रूल नंबर 15 में बताया है कि देखो यहाँ पे तो क्या था, वुडन टेबल हमारा एक डेफिनेट एंटीसीडेंट बन रहा था, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर सिर्फ विच लगा देते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, दैट ही हैज अ वुडन टेबल विच हैज बीन बॉट बाय हिज ग्रैंडफादर, तो ये ठीक था। लेकिन यहाँ पे क्या, दे ऑफर्ड मी टू ड्रॉप होम, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम रेफर कर रहे हैं, एंड दैट आई रिफ्यूज्ड विल बी अ करेक्ट सेंटेंस। तो बट विच हम ऐसे सिचुएशन में नहीं लगाएंगे, ये अदरवाइज हो जाएगा रॉन्ग। तो एंड दैट इज करेक्ट हियर, और सिर्फ यहाँ पे विच यूज करना है जब हमारे पास एक डेफिनेट वर्ड जो हमारे है, क्योंकि टेबल जो है हमारा डेफिनेट वर्ड है, वुडन क्या है, उसका एडजेक्टिव है, राइट? तो इस तरीके से आपको जो अवॉइड करना है विच के साथ में कंजंक्शन को यूज करना, अनलेस वो दो रिलेटिव क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा हो। रूल नंबर 17, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी जो प्रोनाउन होते हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं जबकि उनकी जरूरत नहीं होती है सेंटेंस में। कैसे? द लॉयर बीइंग द रेजिडेंट, ही was stopped to enter the building, the lawyer being the resident। तो हम किसकी बात करें? लॉयर की। जो लॉयर था वो वहाँ का रेजिडेंट था, यहाँ पे ही की जरूरत ही नहीं है, तो was stopped हम सीधा लिख सकते थे, द लॉयर बीइंग रेजिडेंट was stopped to enter the building। तो अननेसेसरी भी हमको प्रोनाउन और नाउन जो है उसमें सेंटेंसेस में डालना बंद करना, जरूरी नहीं है हर जगह पे आपको बार बार उनका यूज किया जाए। रूल नंबर 18, जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होगा वो पोजेसिव केस में नहीं होना चाहिए एज एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके एंटीसीडेंट जो होगा, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है एंटीसीडेंट, तो हमारा इट शुड नॉट बी इन पोजेसिव केस, ये पोजेसिव केस में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डोंट इग्नोर हिज मोटिवेशन हु कीप्स हिम गोइंग। तो हिज क्या है? पोजेसिव फॉर्म में है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इट शुड नॉट बी डन। करेक्टली कैसे यूज करेंगे? डोंट इग्नोर दिस द मोटिवेशन ऑफ हिज, उसकी मोटिवेशन को इग्नोर मत करो, हु कीप्स हिम गोइंग, राइट? तो इट शुड नॉट बी इन पोजेसिव केस, अदरवाइज ये हो जाएगा गलत। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है शुड नॉट बी इन पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का मतलब होगा जब हम पोजेशन बताते हैं, है ना, पोजेशन किसी का पोजेशन को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो दैट इज पोजेसिव केस। रूल नंबर 19, समटाइम व्हाट हैपेंस इज, क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है हम उनको ओमिट कर देते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की कभी कभी सेंटेंस में बहुत ज़रूरत होती है ताकि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन करेक्ट कर पाएं, क्योंकि कभी कभी जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, क्लॉज के सब्जेक्ट होते हैं ना। अगर आपने सब्जेक्ट को ही ओमिट कर दिया तो सेंटेंस कैसे करेक्ट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हमने बोला ही हैज सो मच एंगर, ओके, कीप्स हिम गोइंग, तो अभी यहाँ पे कीपिंग ही हैज सो मच एंगर, ठीक है, उसके पास बहुत सारा गुस्सा है, ठीक है, रखो अपने पास, ठीक है। कीपिंग हिम गोइंग ऑल दिस वाइल, क्या है ये सेंटेंस का सेंस बना क्या? कीपिंग हिम गोइंग, किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट ही नहीं है, गलत होना ही है, ये तो कोई भी बता देगा, आप भी बहुत इजीली जान गए ये तो सेंटेंस ही गलत है। कैसे हमको करना है? ही हैज सो मच एंगर, उसके पास बहुत गुस्सा है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर, कि ये जो गुस्सा है केप्ट हिम गोइंग ऑल दिस वाइल, उस वो जो गुस्सा है उसको
चला, मतलब उसको पुश करता है टू कीप गोइंग, राइट। आई डोंट नो कि गुस्सा कैसे किसी को चला सकता है, बट हो सकता है कि कुछ लोगों का किसी बात पे गुस्सा होता है ना, कि अरे तुमने घर में कभी किसी ने बोल दिया कि अरे तुम तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, तुम तो कुछ नहीं बन सकते लाइफ में, तो बच्चे के दिमाग में गुस्सा आ जाता है कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी, मैं अब तो मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। जो भी आपका जो भी आपका गुस्सा है वो आपका मोटिवेशन बन जाता है, ठीक है। ये मौसी चाची जिसने भी आपका ईगो हर्ट करा है, उसको तो अभी बन के ही दिखाएंगे, तो दैट केप्ट हिम गोइंग ऑल दिस वाइल, और कुछ ना कुछ जो भी उनका पर्पस था, जो लाइफ में गोल था, दे कुड अचीव। तो दैट इज द ओनली वे जो मुझे लगता है कि एंगर काम का होगा, अदरवाइज तो गुस्से में तो लोग कभी भी ठीक काम करते नहीं है ना। तो रूल नंबर 20, व्हेन एंटीसीडेंट इज सेम, जब हम एंटीसीडेंट जो है सेम होगा, तो कॉन्सिक्वेंट शुड बी एज एंड दैट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, अगर वो सेम हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे एज एंड दैट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द सेम गाय दैट मिसबिहेव्ड येस्टरडे। ये वही लड़का है जिसने कल मिसबिहेव किया था। तो अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारा जो एंटीसीडेंट है, सॉरी, हमारा जो एंटीसीडेंट है अगर वो सेम है तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा दैट, या फिर एज भी हो सकता है। I will have same lunch as I usually have। मैं सेम लंच करूंगी जो मैं यूजुअली करती हूँ। तो सेम के बाद में आपको एज या फिर दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना है। रूल नंबर 21, प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन प्लूरल का है उसको आपको एंटीसीडेंट एज एंटीसीडेंट नहीं यूज करना है। किसके? हु या फिर दैट के। जो रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इसका जो एंटीसीडेंट होगा इट शुड नॉट बी प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल। दे नहीं होना चाहिए। तो दे दैट स्पोक बैड अबाउट यू आर ऑन द गेट, तो ये यहाँ पे दे नहीं आएगा क्योंकि ये एंटीसीडेंट किसका है? दैट का। सिमिलरली हु का भी एंटीसीडेंट ये नहीं होगा। इनफैक्ट व्हाट वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं दोज, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं दोज। दे के बजाय आपको क्या यूज करना है? दोज दैट स्पोक बैड अबाउट यू आर ऑन द गेट। उन लोगों ने जिसने तुम्हारे बारे में बुरा बोला था वो गेट पे हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट। नाउ हियर कम द लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो। तो अवॉइड करना है हमको सेम को यूज करना, सेम एज अ वर्ड को यूज करना एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बजाय एक सेंटेंस में सेम को एज अ सब्सटीट्यूट नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव डन रीडिंग दीज बुक्स प्लीज रिटर्न देम, आपको यूज करना है, सेम नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई नो कि आप भी अगर ध्यान से देखोगे, सुनोगे लोगों को, या फिर खुद का भी कभी कभी हम लोग खुद भी स्पोकन लैंग्वेज या फिर कभी कभी गलती करते हैं। इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक कि हम क्या बोलते हैं, एक बार तुमने वो बुक पढ़ ली तो रिटर्न द सेम, सेम बोल देते हैं। तो सेम नहीं यूज करना है, देम करना है। और एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, रिटर्न के बाद में हम क्या बोलते हैं? रिटर्न दम बैक। अगर सेम वाली कमिट नहीं करी मिस्टेक तो बैक वाली पक्का कर देंगे, है ना। तो वंस यू हैव डन रीडिंग दीज बुक्स प्लीज रिटर्न दम बैक, करते हैं ना? नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। स्पेशली इफ यू आर माई स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट कमिट दीज काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स। अवॉइड, अभी तक कर रहे थे तो आज से करना बंद, ठीक है। तो रिटर्न देम, रिटर्न सेम नहीं आएगा, रिटर्न दम बैक नहीं आएगा, रिटर्न सेम बैक भी नहीं आएगा। क्या आएगा? रिटर्न देम। क्लियर? होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपने डेफिनेटली कुछ नए रूल्स, अगर कुछ आपको ऑलरेडी मालूम थे तो नए आपने सीखे होंगे। ऑलरेडी अगर कहीं आप मिस्टेक कर रहे थे तो आज के बाद नहीं करेंगे। वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी छोटे छोटे आप जो रूल्स है वो आप कहीं लिख के और बार बार उनको एक बार रिविजन देंगे ना, दे विल सेटल डाउन इन योर माइंड मोर क्लियरली, ठीक है। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो ऑब्वियसली। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो।
टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आप लोगों की फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।